Dear student, today I will discuss about in the first chapter of biology, the fundamental unit of life. तो बच्चों आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। ये जो लेक्चर है हमारा क्लास 9th CBSE के बच्चों के लिए है और हम लोग पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है और हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है। आज इसी बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे कोई चीज बना हो। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर यह कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है। तो बच्चों ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर कहीं से उठाकर तो लाई नहीं गई होगी। इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा ईंटों से। जैसे ये छोटे छोटे मान लीजिए ईंट हैं जिससे ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये इस तरह से ईंट है। तो बच्चों ये जो ईंट है जिससे ये बिल्डिंग बन रही है, यह ईंट क्या है? एक ईंट को दूसरे ईंट के ऊपर रखते हुए हमने इस बिल्डिंग को बनाया है। तो ये जो ईंट है, जो ब्रिक्स है, वो क्या है? इस बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट है। तो उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट का मतलब है, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे? जिससे लाइफ बना हो, मतलब जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हो। दूसरे शब्दों में हम करें लाइफ बनने का मतलब जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हो, वही क्या हो सकता है? फंडामेंटल यूनिट है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, मतलब चाहे वो जमीन पर रहता हो और चाहे वो पानी में रहता हो, कहीं भी रहता हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो श्योरली बच्चों वो सेल का बना होगा। हाँ, ये बात है कि सेल का नंबर उसमें वैरी कर सकता है। हो सकता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बस सिंगल सेल का बना हो और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल का बना हो, मल्टीपल सेल का बना हो। तो इस बेसिस पर उसे हम यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल का ही बना होगा। तो कोई भी जो लाइफ फॉर्म होता है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो सेल्स के बने होते हैं। इसीलिए बच्चों सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। राइट, समझ में आ गया बच्चों कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और बच्चों जो सेल की डिस्कवरी है उससे जुड़ी भी जो कहानियां हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि सेल की जो डिस्कवरी है फर्स्ट टाइम किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। देखो बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो डीपीपी करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। हुक जो थे इन्होंने बेटा 1665 में ये क्या थे? एक प्रोफेशनल वाइन टेस्टर थे जो वाइन को टेस्ट करते थे कि वो खराब है, गई है या अच्छी है। टेस्ट करते थे। ये वाइन फैक्ट्री में वाइन टेस्टर थे। तो इन्होंने
क्या देखा कि जो बच्चों पहले जो बाटल आती थी वो आज की तरह बाटल नहीं होती थी। वह बाटल ग्लास की होती थी और उसके जो ढक्कन है वहाँ ढक्कन के बजाय वहाँ कार्क लगा रहता था, लकड़ी का कार्क लगा रहता था। आज भी होम्योपैथिक दवाओं को लेते में जाते होंगे तो उस तरह की बाटल आपको दिखती है। इसमें क्या होता है, ऐसा होता है और इस पर इस तरह का ढक्कन लगा रहता है लकड़ी का। इस तरह का लगा रहता है। क्या करते हैं इससे कि इस कार्क को निकाल देते हैं फिर लगा देते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि जो बाटल है, इस बाटल के सरफेस, इस बाटल के एकदम नीचे तली पर उन्होंने क्या देखा कि ऐसे छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं। तो इनको डाउट हुआ कि ये क्या है, ऐसा तो नहीं कि वाइन में कुछ ग्रो कर गया है या वाइन खराब हो चुकी है। तो इन्होंने क्या किया, इस छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इसको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और देखा कि ये कैसा दिखाई देता है। तो उनको कुछ इस तरह का बी कॉम, हनी बी का जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इस तरह से उनको स्ट्रक्चर दिखाया। बच्चों इस तरह से हेक्सागोनल जैसे षटकोणीय संरचना उनको दिखी और इसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य सारी चीजें थी वो सूख चुकी थी। ऐसा क्यों था, कोई स्टूडेंट बताए कि ऐसा क्यों था कि इसके अंदर उनको साइटोप्लाज्म नहीं मिला और ये किस तरह से केवल बस हेक्सागोनल इस तरह से स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया, ऐसा क्यों? इस तरह से बस उनको दिखा। वाई, क्या इसका कोई रीजन बता सकता है बच्चा, स्टूडेंट? तो देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ कि ये जो कार्क है ये लकड़ी का बना है। जैसे आप जिस टेबल पर बैठे हैं, जिस मेज पर अपना बैग रखे हैं, वो भी क्या है, लकड़ी का बना है, कार्क है। तो वो लकड़ी कहाँ से आई है, वो कभी न कभी किसी प्लांट का स्टेम रहा होगा, रूट रहा होगा, ब्रांचिंग रही होगी। जब वो प्लांट में लगा होगा उसी से लकड़ी आई है। तो जब वो प्लांट का हिस्सा था, अब नहीं है, अब तो वो बेंच बन चुका है, टेबल बन चुका है। लेकिन जब वो प्लांट में लगा हुआ था तो उसमें जो सेल थी वो लिविंग सेल थी। तो उसी तरह ये कार्क की जो लकड़ियां थी उससे जो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा तो उनको इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा। और ये जो स्ट्रक्चर दिखा ये कंपार्ट लाइक स्ट्रक्चर था। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट या रूम, कमरा, कंपार्टमेंट। इन्हें हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट, जगह जगह कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा तो इन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल। ये जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा इसी को इन्होंने सेल नाम दिया। और यह सेल जो थी यह डेड सेल थी। डेड सेल इसलिए थी कि इसके अंदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई होता था या जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते थे वो सब खत्म हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। मतलब ये सेल लिविंग कंडीशन में नहीं थी, ये एक कैसी सेल थी, डेड सेल थी।
डेड सेल। तो बच्चों इस तरह से रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी किया। यहाँ एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया था तो लिविंग सेल को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया? हु ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम लिविंग सेल? बिकॉज रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व डेड सेल, देन हु ऑब्जर्व लिविंग सेल? तो डियर स्टूडेंट इसका जवाब है, इसका आंसर है एंटोनी वान लीवेनहॉक। किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक जो थे ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, अपने दांत, टीथ, अगर कोई अच्छे से ब्रश न करे तो टीथ पर क्या ग्रो कर जाएंगे? बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो अपनी टीथ को ऐसे खुरचा और स्क्रब किया ऐसे, और करने के बाद जो निकला उसको क्या किया? एक स्लाइड आप लोग समझते हैं बच्चों, इस तरह से ग्लास का बना एक स्ट्रिप स्ट्रक्चर होता है और इसी पर किसी सबस्टेंस को रखकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो उनके टीथ से निकला उसको क्या किया? स्लाइड पर रखा और स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो जब इसे माइक्रोस्कोप में इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा? इस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह का बच्चों उनको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। तो ये जो स्ट्रक्चर उनको दिखा, इसको इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, इनको सेल नहीं कहा, बल्कि ये मूवेबल, मूव करते थे। इनको मूव करते हुए छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी थी और ये नेकेड आई से नहीं दिखाई देते थे। नेकेड आई मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इसी तरह अगर देख रहे हैं तो नहीं दिखाई दिए। इसको देखने के लिए उनको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हुई। तो इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही छोटे थे, इनको उन्होंने टीनी मॉलिक्यूल कहा। क्या कहा बच्चों? टीनी मॉलिक्यूल। टीनी माने होता है स्टूडेंट छोटा, बहुत छोटा। तो इन्होंने इसको टीनी मॉलिक्यूल कहा। बाद में लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बताया कि जो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने देखा है, जिसे कि यह टीनी मॉलिक्यूल कह रहे हैं, एक्चुअल में वह बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। मतलब एंटोनी वान लीवेनहॉक द्वारा देखा गया टीनी मॉलिक्यूल एक बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल है और लिविंग कंडीशन में है, इसका मतलब सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेल होते हैं उनके कई टाइप्स होते हैं, कई साइज होते हैं, कई शेप होते हैं। कुछ सेल को तो आपने देखा होगा कि शेप ही नहीं होता है, वो हमेशा अपने शेप को बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अगर अमीबा को आप देखें तो वो भी सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक सिंगल सेल का बना हुआ है, तो वो भी एक सेल हो गया। और वो क्या करता है? अपने शेप को हमेशा चेंज करता रहता है। तो वहां तो कोई डिफिनिट शेप नहीं हुई सेल की। तो उसी तरह लेकिन प्लांट और एनिमल में जनरली एक निश्चित आकार, एक शेप होता है उनका। तो सेल कई तरह के उसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनका कि अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो सेल है, सेल में इतना डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है, इतनी वैरायटी पाई जाती है, इतना जो है कि उसमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है
कि साइंस की एक अलग ब्रांच ही इसके लिए है जिसमें हम सेल का ही स्टडी करते हैं, उसी को हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या इसी को साइटोलॉजी, इसी को बच्चों हम लोग सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और चूंकि रॉबर्ट हुक ने भले ही डेड सेल को डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने सेल की स्टडी में एक बहुत बड़ा एक काम किया था, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही रिवोल्यूशनरी वर्क किया था। इसीलिए रॉबर्ट हुक आर रिगार्डेड एज फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। इनको सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है। अच्छा बच्चों, अगर आपसे कभी पूछेगा कि सेल बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। और अगर ये पूछे कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, तो भी आप रॉबर्ट हुक बताएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन यह पूछे कि हु डिस्कवर लिविंग सेल, कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तब आप रॉबर्ट हुक नहीं बताएंगे। तब क्या बताएंगे? एंटोनी वान लीवेनहॉक बताएंगे। ठीक है बच्चों। अब एक चीज हम और जान लें जो कि अक्सर पूछ ली जाती है, उसके बाद हम लोग सेल के बारे में डिटेल समझेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि सेल के शेप में बहुत ही डिफरेंट तरह का शेप होता है, तो पूछा जाता है कि विच आर द स्मॉलेस्ट सेल, सब या राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सेल। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसे कहा जाता है, या सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए। तो उस कंडीशन में आप क्या बताएंगे? तो डियर स्टूडेंट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होती है, इसी को कहा जाता है स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा। या ये जो माइकोप्लाज्मा है, इसी को एक नाम और दिया जाता है पीपीएलओ, पीपीएलओ कहा जाता है, जिसका फुल नेम होता है, कभी कभी पीपीएलओ का फुल नेम पूछ देता है कि राइट द फुल नेम ऑफ पीपीएलओ। तो पीपीएलओ का जो फुल नेम होता है, यह होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, क्योंकि दोनों एक ही है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि इन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम हैं। और पीपीएलओ का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ या फुल नेम ऑफ पीपीएलओ, तो आप क्या बताएंगे? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हाँ बच्चों, ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट सेल का बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि सबसे बिगेस्ट सेल क्या होती है, सबसे बड़ी सेल क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रिच एग क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग ये क्या होती है? लार्जेस्ट। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच को आप लोग जानते हैं बच्चों। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी पंछी होती है, सबसे बड़ी बर्ड्स होती है, और इसका जो एग होता है
इसका वेट लगभग 1.8 kg, मतलब 1.5 kg से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो ये एक जो होता है वो सिंगल सेल होता है। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल के रूप में एक सबसे बड़ी सेल को देख रहे होते हैं। ये सबसे बिगेस्ट सेल होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। और बच्चों अगर पूछे कभी क्वेश्चन कि सबसे लॉन्गेस्ट, ये स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई, और सबसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा, कौन सी सेल सबसे लंबी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है, तो आप जान लीजिए बच्चों नर्व सेल जो हमारी अलग तरह की सेल होती है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नर्व सेल जो होती है जो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, जो आउटर स्टिमुलस होते हैं उनसे जो भी रिस्पांस होता है, कैसा रिस्पांस देना है, वह जो होता है इन नर्व सेल के माध्यम से ही कैरी होता है। तो हम लोग अगर नर्व सेल जो होती है लगभग 2 मीटर मतलब 6 फीट लंबी तक हो सकती हैं, 5.5-6 फीट तक लंबी होती हैं। एक सिंगल सेल इतनी लंबी होती है। तो अगर पूछे तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल तो जो नर्व सेल होती हैं ये क्या होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहा आप लोग को सेल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी क्या होता है, और सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रपोज किया, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेल थ्योरी। तो बच्चों डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें कि क्या होता है सेल थ्योरी। पहले इसको हम बच्चों अगला हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी का मतलब साइंटिस्ट हैं आपके जो हैं कि उन्होंने ये बताया कि सेल के बारे में बताया कि सेल, जो स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट हैं। क्या नाम था बच्चों, स्लाइडेन, स्लाइडेन, क्या नाम था, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट हैं। स्लाइडेन और स्वान ये साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने बताया बहुत स्टडी करने के बाद 1939 में इन लोगों ने एक थ्योरी प्रपोज किया जो कि सेल से रिलेटेड थ्योरी था। उसी थ्योरी को कहा जाता है सेल थ्योरी। क्या कहा जाता है, इनके द्वारा जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो जो सेल थ्योरी था, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या उन्होंने कहा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बात इन्होंने बोला सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहली बात इन्होंने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है क्या, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है और अगर वो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होगा, सेल से बना होगा। इसका मतलब यही है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका स्ट्रक्चर सेल से बना होगा। नंबर 1 बात।
नंबर 2 फंक्शनल। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए जो जो फंक्शन रिक्वायर्ड है, जो जो फंक्शन की जानी चाहिए, जो लाइफ प्रोसेस हैं, वो सारी के सारी लाइफ को चलाने के लिए जो एक्टिविटी होती हैं वो सेल के अंदर होती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब सेल केवल स्ट्रक्चर ही नहीं बनाती, बल्कि जो लाइफ से संबंधित जितनी एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, जो भी होता है, एक्सक्रिएशन, ये सारी की सारी चीजें सेल द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। तो सेल क्या है? ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनाता है और लाइफ से संबंधित सारी एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। इसका मतलब सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चाउ। क्या नाम था उनका? रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ, स्टूडेंट आप देख रहे हैं, विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ ने इसी सेल थ्योरी में एक पॉइंट और जोड़ दिया। इन्होंने क्या देखा? रुडोल्फ विर्चाउ ने देखा कि जो नई सेल हैं, वो जो पहले से सेल हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं, उनसे एराइज हो रही हैं, उनके द्वारा बन रही हैं। मतलब जो नई सेल हैं, जो नई सेल बन रही हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, हम लोग ये बात कहते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डे होता है, डब्ल्यूबीसी का 14 डे होता है। तो ये 120 डे या 14 डे का जो हम लाइफ स्पेन बता रहे हैं, इस लाइफ स्पेन को जब ये पूरा कर लेंगी तो वो डेड हो जाएंगे। तो डेड हो जाती है तो इसका मतलब यह तो नहीं ना है कि हमारे बॉडी में आरबीसी खत्म हो गई या हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये सेल जो होती हैं डेड होने से पहले अपनी जैसी दूसरी सेल को ओरिजिनेट कर देती हैं, उन्हें बना देती हैं। तो रुडोल्फ विर्चाउ ने इसी बात को देखा, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक बात कहा कि न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो जिसे कि सेल थ्योरी में शामिल कर लिया गया। तो उन्होंने क्या कहा? न्यूली synthesized cell are arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा कि जो हमारी न्यूली सिंथेसाइज सेल हैं वह प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से सेल हैं उनसे बनी है। तो बच्चों, सेल थ्योरी आपको समझ में आ गई कि स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में कैसे बताया, और इसके दोनों पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स का होता है, अब इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस किया जाए बच्चों। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, इस बात पर हम लोग क्या करेंगे? आज डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। तो बच्चों, हम लोग देख लें कि सेल के टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन सेल के टाइप को जानने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं तो अच्छा होता। चाहे पहले सेल आप इसी को जान लेते हैं कि क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, सेल जो होते हैं, टाइप्स अगर आप सेल का देखें, पहले इसको हम देख लेते हैं फिर उसको हम जानते हैं। सेल बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं सेल के।
एक होता है जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और दूसरा होता है बच्चों जिसे कहा जाता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है, प्रो की मीनिंग होती है प्राइमरी, और कैरियन ये ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना, प्रो प्लस कैरियन। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो प्लस कैरियन। तो प्रो का मीनिंग होता है प्राइमरी और कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। उसी तरह से यूकैरियोटिक भी टू वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो देखो डियर स्टूडेंट, यहां प्रोकैरियोटिक में जो सेल होंगी उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्राइमरी न्यूक्लियस होगा। प्राइमरी का मतलब होता है कि फुली डेवलप नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल होता है, तो प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? जो कि अभी पढ़ना सीख रहा है, अभी मतलब अभी शुरू किया है पढ़ना। प्राइमरी स्कूल में कोई MBBS करने थोड़ा जाता है, वहाँ नर्सरी में बच्चे जाते हैं, LKG UKG, मतलब वो अभी पढ़ाई को सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं। तो वो सेल जिसमें न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं है बल्कि अभी बनना स्टार्ट हुई है, उस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी न्यूक्लियस वाली सेल को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। मतलब जिसमें न्यूक्लियस क्या है, अपने प्राइमरी स्टेज में है, फुली डेवलप न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और यहां पर क्या है, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन माने न्यूक्लियस। यहां जो न्यूक्लियस है वो क्या ट्रूली डेवलप है, मतलब फुली डेवलप न्यूक्लियस है, पूरी तरह से वेल डेवलप न्यूक्लियस यहां पाए जाते हैं। तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप होगा और प्रोकैरियोटिक में अभी प्राइमरी स्टेज में होगा। और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें कि इनका क्या एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन अलगी। और यहां पर अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल में ऑल एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें सारे एनिमल और प्लांट्स आएंगे। तो स्टूडेंट हम केवल इतना ही नहीं, अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस है। क्या केवल न्यूक्लियस का ही डिफरेंस है? बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बेसिस पर भी हम लोग देखा जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले अभी हम एक बात ये जान लें, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं सेल के बारे में, कि बच्चों जो वायरस है, मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको टॉपिक एकदम क्लियर रहे। जो वायरस, मैंने एक बात बोला आपसे, जैसे इस चैप्टर का नाम भी है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो वायरस होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको सेलुलर नहीं कहा जाता, मतलब वो सेल के मेडअप नहीं है, सेल से नहीं बने हैं। तो क्या वो लिविंग है? क्योंकि मैंने ही एक बात कहा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा तो वो सेल का ही बना होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर होगा। लेकिन
अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस ए सेलुलर है, लेकिन वो लिविंग में भी माने जाते हैं। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट, वायरस एक्सेप्शनल केस है और इसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहा जाता है। इसे लिविंग कब कहा जाता है कि जब यह अपने होस्ट के बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब होस्ट मतलब वो होता है जिसके अंदर इसको डिजीज उत्पन्न करना रहता है। तो जब होस्ट के बॉडी के अंदर चला जाता है तो क्या करता है, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है अपने नंबर। तो नंबर को बढ़ाने का मतलब क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब अपने नंबर को इंक्रीज, मल्टीपल कॉपी तैयार कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब ये फैन है तो इस फैन से दूसरा फैन नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक बिल्ली है तो उससे दूसरा बिल्ली प्रोड्यूस होगा। तो जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। और वायरस जब होस्ट के बॉडी के अंदर जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, मतलब अगर हम दूसरे टर्म में कहें तो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। तो वायरस होस्ट के बॉडी के अंदर लिविंग है, लेकिन अगर होस्ट के बॉडी के बाहर अगर ये हैं तो ये नॉन लिविंग है, ये कोई भी लिविंग एक्टिविटी नहीं शो करते हैं। तो वायरस के केस में आप जान लीजिएगा, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। और माइकोप्लाज्मा, जिसे आप स्मॉलेस्ट सेल कह रहे थे, उनका भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो वायरस से थोड़ा एडवांस होता है, थोड़ा एडवांस होता है, और बैक्टीरिया से थोड़ा लोअर होता है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा इज रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें दोनों के कैरेक्टर मिलते हों। जैसे मैंने वायरस को कहा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग से मिल रहे हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर जाकर अपनी मल्टीपल कॉपी को तैयार करना, ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन होस्ट के बॉडी के बाहर आने के बाद कोई भी लिविंग एक्टिविटी को न शो करना, ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, इसलिए उन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ठीक उसी तरह से माइकोप्लाज्मा जो हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर तो होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया से भी लोअर होता है, लेकिन वायरस से एडवांस होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने आपसे कहा कि हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। केवल यही नहीं देखेंगे बच्चों, हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे और देखेंगे, प्लांट और एनिमल सेल के भी बारे में जानेंगे। और क्योंकि क्या प्लांट और एनिमल सेल एक ही तरह की होती हैं, क्या ये दोनों यूकैरियोट हैं, तो क्या दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, इस बात पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे ऐप माई स्कूल ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और हमारे लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बच्चों, मैं आपसे यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जो पर डे का लेक्चर होगा, डेली जो लेक्चर होगा, उसी लेक्चर पर बेस्ड 10 क्वेश्चन के डीपीपी होंगे और यह जो डीपीपी होगा उसी लेक्चर पर बेस्ड होगा। मतलब
उसी लेक्चर से आधारित क्वेश्चन होंगे उसमें, और उस लेक्चर को आप देखकर अगर डीपीपी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट कोई भी लेक्चर देखने से पहले आप पिछले लेक्चर को देखिए और उसका डीपीपी सॉल्व करने के बाद तब लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, और आप डीपीपी को अगर सॉल्व करते चलते हैं साथ ही साथ, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आपका वो चैप्टर खत्म होगा या जैसे ही पूरी एनसीईआरटी खत्म होगी, मैं ये गारंटी दे रहा हूं बच्चों कि एनसीईआरटी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपकी जुबान पर न हो। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बच्चों, सेल का हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, इस पर चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे कि कैसे क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम देखेंगे केवल न्यूक्लियस का ही डिफरेंस नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर न्यूक्लियस तो वो मेन डिफरेंस है जिसके बेसिस पर क्या है, ये नाम इनका रखा गया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। न्यूक्लियस मेन डिफरेंस है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, सेल का ब्रेन होता है जिससे पूरे सेल की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। जैसे हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल होती है ब्रेन से, ठीक उसी तरह से सेल की जो एक्टिविटी होती है वह न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका भी हम बाकायदे अच्छे से स्टडी करेंगे। तो केवल न्यूक्लियस का ही डिफरेंस नहीं होता है, और बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स का डिफरेंस होता है, जिसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे बच्चों। और मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद डीपीपी को जरूर सॉल्व करेंगे। तो एक बार बच्चों हम ये समराइज कर दे रहे हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या स्टडी किया। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर का नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट, इस पर हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। फिर सेल की डिस्कवरी के बारे में देखा कि सेल की डिस्कवरी किसने किया, डेड सेल क्या होती हैं, लिविंग सेल क्या होती हैं, साइटोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, मतलब इन सब चीजों पर हम लोगों ने देखा। और स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी को देखा, और सेल थ्योरी को स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रपोज किया था, और उसमें हम लोगों ने रुडोल्फ विर्चाउ की कॉन्सेप्ट को भी देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने आज क्या क्या देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, इन सबको देखा। और सेल के शेप स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी बातें जानी। फिर सेल के टाइप्स के बारे में समझा कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का नाम प्रोकैरियोट क्यों है, यूकैरियोट को यूकैरियोट क्यों कहते हैं, इसका भी मीनिंग हम लोगों ने जाना। तो बच्चों, अब डिटेल में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच डिफरेंस, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेलुलर स्ट्रक्चर, इन सब का स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।